देखिए d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। ध्यान देंगे, सबसे पहले दिए गए निर्देशांकों पर x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे, ठीक है, वरना हर जगह मिस्टेक करेंगे, कौन सा x1 है कौन सा x2 है, ठीक है। अब देखिए x1 क्या है, -5 है ना, x1 क्या है, -5 है, -5 माइनस है माइनस, x2 क्या है, -1। अब ध्यान देंगे, इसको एक कोष्टक में करेंगे और इसको एक कोष्टक करेंगे, इन दोनों को बड़े कोष्टक में कर देंगे। अब लगा देंगे इसका होल स्क्वायर, ताकि चिन्ह से संबंधित कोई गलती हमारी न होने पाए, ठीक है। तो x1 -5 था, x2 -1 था, दोनों के बीच में माइनस था, ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। प्लस y1 क्या है, 7 माइनस y2 क्या है, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, पूरे का होल रूट। यहाँ तक कोई समस्या है? आगे देखो, -5 इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, -5 माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू -5 + 1 क्या होगा, -4, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16, ये क्या होगा, 16 क्या होगा, 32, अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 का वर्गमूल क्या होगा, 16 दूनी 32, 16 का क्या होगा, 4, 4 अंडर रूट 2। इकाई ना समझ पाए हो फिर से पूछ लो, किसी लाइन में कोई दिक्कत तो। तीसरा वाला कैसे है? यही सब तो यार कल अभी समझाए थे कि इस चतुर्थांश में है कैसे खींचेंगे। बड़ा है, एक एक बिंदु को शो करना है, बड़ा नहीं है। इधर देखो, कार्तीय तल है, 2.2 कह रहा है, 1 2 1 2, इन दोनों को खींचो, ये हो गया 2.2, फिर कह रहा है 2.5, 5 मतलब यहाँ पे 2.5 यहाँ पे है, यही करना है।
बात नहीं। लग जाएगा आप सवाल? इस टाइप का कोई भी सवाल हो लग जाएगा? यस सर। फार्मूला सिद्ध कर दें कि रहने दें, ये बताइए पहले। हाँ, क्या हुआ? कर दीजिए। फार्मूला सिद्ध कर दें? यस सर। ठीक है। बाद में दिक्कत नहीं हुआ। कहीं पूछा नहीं जाता है। इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, चलो अभी इसी में बता देंगे। प्लस यक्स अच्छा है ये, प्लस वाई है, माइनस यक्स है, माइनस वाई है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक, वो है x1 y1, x1 y1। कोई यहाँ पे बिंदु है, थोड़ा और नीचे करें ताकि शो भी कर सकें। कोई यहाँ पे बिंदु है x2, y2, ठीक है। हमें इसके बीच की दूरी को निकालना है। इसके बीच की दूरी है d, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं ये यहाँ पर ये जो है भुज, इसको क्या कहते हैं? भुज। भुज की कुछ न कुछ दूरी रही होगी। तो इस बिंदु के लिए दूरी क्या होगी? x1, ठीक है। क्या होगी? x1। और ये वाली दूरी जो कोट की है ये होगी y1। ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी y1, ठीक है। ये दूरी x1, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यस सर। जैसे हम लोग कल दिखाए थे, अगर ये 3,5 हो तो x अक्ष पर 3 स्टेप और y पर 5, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये x1 y1 है तो इस पर x1 और इस पर y1, उसी प्रकार से देखेंगे। ये वाली जो दूरी होगी मतलब x अक्ष पे, वो हो जाएगी x2। क्या होगी ये? x2। और ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी?
y2, ठीक है, समझ रहे हैं। ये सब अभी हम मिटा देंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ये दूरी x2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये x2, ठीक है, ये समांतर ही तो है इसके, ठीक है, ये हो गया x2। इसको अब मिटा दीजिए। और ये पूरी की पूरी दूरी क्या है, y2। अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दें ऐसे, या इस पूरी दूरी को यहाँ पर शो करें, तो ये वाली दूरी जो है हमें निकल कर मिल जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी को घटा देंगे तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी, है कि नहीं। पूरी दूरी अगर 8 है, ठीक है, पूरी दूरी दिया गया है 8, और हमें जो है इतनी दूरी पता है कि ये है 3। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। वही सेम चीज़ कर रहा हूँ, देखो ये पूरी क्या है, x2, ये क्या है, x1, तो ये वाला क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। अब ये दूरी हमें पता है कि ये क्या है, y1, ये क्या है, y2, तो ये वाली दूरी जो है निकल जाएगी y2 माइनस y1। ये पूरी दूरी है y2, ये दूरी हो जाएगी x2 कामा y2, ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर इसे P, Q और R दिखा दें, ठीक है, P, Q और R अगर हम लोग दिखा दें, अब सब कुछ मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, अगर हम लोग पी क्यू देखें, पी क्यू का मान क्या आया, x2 माइनस x1, ठीक है। और क्यू आर का मान अगर हम लोग निकालें तो ये निकल रहा है y2 माइनस y1। इसको समझ पाए हैं कि नहीं, कैसे ये हम निकाल दिए हैं, हाँ। अच्छा, अगर नहीं समझ पाए हैं तो बड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए, बड़ा ही बनाते हैं। बीच ही में बना रहा हूँ यार, सॉल्व भी तो करना है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी ये x2 है, ठीक है, यस सर। और अगर ये वाली दूरी x1 है, ये दूरी क्या है, x1 है, ये पूरी दूरी क्या है, x2 है, तो इस दूरी को हम अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1। आप समझ पाए हैं? यस सर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को y2 मान रहे हैं, यस सर। और अगर ये वाली जो दूरी है ये वाली, ये अगर है y1, क्या है y1 है, y2 माइनस 1। तो y2 में से y1 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है बन जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। यस सर। अब अगर हम लोग P, Q और R देखें यस सर। तो इसका मान क्या है, ये है PQ। PQ का मान है x2 माइनस x1, और QR का मान जो है वो है y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? अगर नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय कितने लोग जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं जानते हैं आप लोग? तब अगर हम लोग इसको मान लेते हैं k, जिसको हम लोग कहेंगे d, डिस्टेंस, क्योंकि इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है, और किसी एक को हम लोग मान लेते हैं लंब L, और ये हो जाता है B। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि ये केवल समकोण त्रिभुज पर लगता है। कहाँ पे लगता है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस भुजा का वर्ग करेंगे और इस भुजा का वर्ग करेंगे, दोनों का योगफल कर देंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो k को हमने माना है d का स्क्वायर बराबर लंब, ये वाली दूरी क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है pq क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको जो है x को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे 3 + 5 करो चाहे 5 + 3 करो सेम रहता है ना, इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटाना चाहें तो उधर क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह, d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे यार कहाँ ही x1 बोल रहे हैं, y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्यों ये कहते हैं, चाहे इसको x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? क्या हुआ, बदतमीजी करोगे भगा देंगे हम। जितनी देर हम यहाँ लेक्चर दे रहे हो ध्यान से बस केवल सुना करो। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, क्यों जानते हो कोई?
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, और माइनस चिन्ह का स्क्वायर क्या होता है, जैसे माइनस गुणे माइनस करेंगे तो ये होता है प्लस, ठीक है। तो उसी तरीके से माइनस चिन्ह का जो स्क्वायर होता है वो होता है प्लस, जो कि दोनों के वैल्यू के बराबर होता है। जैसे देखो 2 - 4 का होल स्क्वायर कर दो और 4 - 2 का होल स्क्वायर कर दो। इसको जब घटाओगे तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, जो कि 4 होगा ना। यहाँ पे 4 - 2 तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर, ये भी होता है 4। अब ये बताओ क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? जबकि हमने क्या लिखा, 2 - 4 और 4 - 2, है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, पूरे हाई स्कूल के मैथ्स में, हाई स्कूल तक कहीं भी अगर अंडर रूट में माइनस कोई भी संख्या आ जाए तो ये समझ लेना कि ये संख्या काल्पनिक है और तुम्हारा सवाल गलत है। हाई स्कूल तक, अभी तक ऐसा कोई सवाल डिजाइन नहीं हुआ है क्लास 10 तक जो कि इस कैटेगरी में हो। 11th में आप लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसका मान होता है AI, नोट कर लीजिए इसको। बंद कर दो। ये कुछ त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, ये नहीं सोचेंगे कि हम इस चैप्टर को छोड़ दिए, इसी चैप्टर में है सारी चीज़ें, इन सब की भी जानकारी चाहिए। त्रिभुज किसे कहते हैं, बता सकते हो? त्रिभुज किसे कहते हैं? बस त्रिभुज अगर इसी को हिंदी में तोड़ोगे तो वो हो जाता है त्रि प्लस भुज। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगर हम कोई त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, कोई हम त्रिभुज बना देते हैं ABC, तो किसी भी त्रिभुज के 9 अंग होते हैं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के 9 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भुजाएं होती हैं। भुजा कौन कौन सी है? AB, BC और CA, ये हो गया भुजा। 3 भुजा हो गया। 3 कोण, 3 कोण, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और 3 होते हैं शीर्ष, ठीक है। शीर्ष वो होता है जहाँ से कोई भी रेखा निकलती है, जैसे A से 2 रेखा निकली है, AB और AC, ठीक है। तो एक शीर्ष हो जाएगा A, दूसरा शीर्ष हो जाएगा B, तीसरा शीर्ष हो जाएगा C। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 9 अंग होते हैं। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 अंश, ठीक है।
इसके बाद अगर किसी भी रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, किसी भी रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए और अगर इसको कह दिया जाए एंगल x, ठीक है, इसको कह दिया जाए अल्फा और बीटा, ठीक है, ठीक है, तो इस x का जो मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, ठीक है। और इस x को कहते क्या हैं? बहिष्कोण। क्या कहते हैं? ठीक है, ये हो गई इसकी जनरल प्रॉपर्टी। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए शर्त क्या है? ये सब इसी चैप्टर में है, सारी चीज़ें हैं चैप्टर में। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए जो मिनिमम आवश्यक प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो भुजा का योगफल, जैसे अगर हम लोग इसे मान लेते हैं ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी, सी के सामने की भुजा को सी, ठीक है, ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी, सी के सामने की भुजा को सी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है ए प्लस बी का जो योगफल है वो बड़ा होना चाहिए सी से, मतलब दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यस सर। एक प्रॉपर्टी हो गई ये। इसके बाद त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब जो है सवाल कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि तीन बिंदु दिए गए हैं, सिद्ध करिए क्या ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीन बिंदु दिए गए हैं, कह देगा कि सिद्ध कीजिए क्या ये समबाहु त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर ए, बी और सी का कोई निर्देशांक दे दिया है, ठीक है, कोई निर्देशांक दे दिया है और हमें सिद्ध करना क्या ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी के बीच की दूरी, ए बी और बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी बराबर है तो वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए का निर्देशांक दे दिया गया है x, y, बी का निर्देशांक दे दिया गया है a, b, सी का निर्देशांक दे दिया गया है -a, -b, ठीक है। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में और फिर ए और सी के बीच में। तीनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, अगर दूरी बराबर है तो वो हो जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब ध्यान रहे, अगर हमने तीनों के बीच की दूरी निकाल ली, समान है, तो हो सकता हो कि पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इतना कोई बताएगा नहीं, √3/4 a²। ए का मतलब है भुजा,
ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज के बारे में। इतना जल्दी से नोट करो, बंद कर दो।